Hello students, I am your SS teacher and today we are going to start chapter 5 in geography of class 7 and the chapter name is water. As you all know, water is one of the most common and useful substances around us. Water is essential for the existence of all forms of life, and after knowing the importance of water, awareness is being created by different organizations of the world. And 22nd March is celebrated as World Water Day to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. The year 2003 was recognized as International Year of Fresh Water. So let us start the chapter. When you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो बहुत सारी इमेजेस आपके माइंड में आती है. यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, and as you all know, children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? Let us see. Now 3/4 of the earth's surface is covered by water. So the earth is called the blue planet, and sun's heat causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. And the process by which water changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. Our earth is like a terrarium. Now see what is the meaning of terrarium. It is an artificial enclosure for keeping small house plants. You can see this activity, make your own terrarium. जैसे यहाँ पे एक ग्लास के अंदर पूरा हाउस प्लांट लाइक बायोस्फीयर भी कह सकते हैं हम, वो बना हुआ है कि जिसमें एक बार पानी डालने के बाद सेम पानी एवापोरेट होता है और वही पानी वापस बारिश बन के गिर जाता है. सो यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन टेरेरियम. आपको एक जार के अंदर ह्यूमस मिट्टी डालनी है और बस उसमें पौधे लगाने हैं और उसको बंद कर देना है. तो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो अर्थ है वो भी टेरेरियम की तरह ही है. जैसे वाटर साइकिल चलती है विथ वाटर वेपर, प्रेसिपिटेशन, तो ये साइकिल चलता ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जो पानी आप पीते हो या नहाते हो वो नदी नालियों के थ्रू ओशन में चला जाता है, इवापोरेट हो जाता है और बारिश होती है. तो जैसे टेरेरियम की अपनी एक इकोसिस्टम बनती है, वैसे ही पानी की भी वाटर साइकिल रहती है. नाउ द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. And the major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. Now the ocean bodies and the seas contains salty water. जैसे कि आप डायरेक्ट उसे पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्ट्स रहता है एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट. See figure 5.2. This map shows you the world's major seas, lakes and rivers. Now see distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. It's very interesting topic. आप जानते हो कि 1/4 जो पार्ट है वो ज़मीन यानी लैंड है, बाकी 3/4 पार्ट इज कवर्ड बाय वाटर. तो भी हम कहते हैं देयर इज़ वाटर स्कैसिटी. तो ये क्यों होता है? वाई देयर इज़ वाटर स्कैसिटी? वाई वी आर ऑलवेज टोल्ड टू सेव वाटर? तो स्टूडेंट्स, हमको पानी दिख ज़रूर रहा है लेकिन सारा पानी हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं है. बिकॉज नॉट ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज़ अवेलेबल टू अस. मतलब हमारे यूज़ के लिए नहीं है क्योंकि ओशन वाटर इज़ सलाइन, सो इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल फॉर अस. सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. ये टेबल में हम देखेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. अब ओशन में जो है वो 97.3 जो पानी हमें दिखता है वो सलाइन वाटर यानी कि ओशन वाटर है. अब 2.0 जो पानी है वो आइस कैप्स में दबा हुआ है. अब वर्ल्ड में जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 0.7% पानी हमारे यूज़ के लिए है. नाउ सी ग्राउंड वाटर 0.68 के जो ज़मीन के नीचे है. एंड फ्रेश वाटर लेक्स जो है वो 0.009. इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स वो भी 0.009. अब एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो वाटर वेपर के फॉर्म में है वो 0.0019 है. और जो माइटी रिवर्स आपको देखने को मिलती है तो उसमें भी सिर्फ 0.0001 पानी है.
नाउ दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट के वर्ल्ड में जो पानी अवेलेबल है वो सारा हमारे यूज़ के लायक नहीं है. नाउ यू नो why we are always told to save water for our survival. So water is essentially required to be saved because it is the basic unit of survival, and you can also do this activity to understand the distribution of water easily. And for this activity all the required materials are available to your home easily. Now the next topic is ocean circulation. First look the blue box. March 22 is celebrated as World Water Day, when the need to conserve water is reinforced in different ways. Now what is ocean circulation? There is something magical about walking barefoot on the seashore, the wet sand on beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air and music of the waves. Everything is so fascinating. जब आप सी शोर पे जाते हो तो सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, fascinating होती है. You might have visited seashore and experienced these all things. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. ओशियन का जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है, मूव करता रहता है. इट इज़ नेवर स्टिल. एंड द मूवमेंट्स, जो ओशियन में मूवमेंट्स होती है उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. वी विल सी इन डिटेल. अब जो ओशियन सर्कुलेशन के 3 रीजन्स हैं उसमें से एक वेव्स है. इसमें हम देखेंगे कैसे वेव्स ओशियन के पानी को मूव करवाती है. नाउ सपोज कि आप कभी सी शोर पे जाते हो और वहाँ पे एक बॉल को पानी में डालते हो. अब जब आप बॉल को पानी में डालते हो तो हो सकता है कि बॉल थोड़ा आगे जाए और वापस किनारे पे आ जाए. अब ऐसा क्यों होता है? तो वेव्स के कारण. अब वेव्स क्या करते हैं? तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. जब पानी राइज करता है और गिरता है तो पीछे से एक और लेयर आ जाता है और अल्टरनेट वेव्स बनते रहते हैं. आपने बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि वेव्स के ऊपर सर्फिंग भी की जाती है. अब क्वेश्चन ये है कि पानी का जो राइज एंड फॉल है वो क्यों होता है? वाई? सो द रीज़न इज विंड कॉजेज वेव्स. तो हवा के कारण ही वेव्स बनते हैं. मतलब जब विंड वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वाटर मूव करता है और वेव्स बनते हैं. नाउ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स. यानी जब हवा नॉर्मल चलती है तो नॉर्मल वेव्स बनते हैं, लेकिन जब सिचुएशन चेंज होती है, मतलब स्टॉर्म चल रहा है, तूफान आता है, तो विंड का जो प्रेशर है वो बहुत तेज रहता है. तो जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर एक्सर्ट होता है तो एज एन इम्पैक्ट ह्यूज वेव्स बनेंगे और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी होता है. नाउ इससे भी ज़्यादा एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर्स. अब जब ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है तो नीचे से वाइब्रेशंस उठेंगे और ऊपर तक आते आते बहुत बड़ी वेव्स बन जाती हैं. तो ये सारी जो अंडर वाटर एक्टिविटीज़ है इससे क्या होता है? व्हाट वुड हैपन? सुनामी. इसमें वेव्स का साइज 150 मीटर्स तक ऊंचा जा सकता है. यानी कि आप सोच सकते हो कि कितना नुकसान हो सकता है. ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशियन कॉजिंग ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन आर नोन एज सुनामी. फॉर एग्जाम्पल सुनामी ऑफ 2004 इन इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन में 2004 में एक सुनामी आई थी जिसने बहुत तबाही मचाई थी. और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बुक में भी दी हुई है जो आपको खुद स्टडी करनी है. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, टाइड्स. हमने ओशन सर्कुलेशन के फैक्टर्स देखे जिसमें से एक था टाइड्स. नाउ द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड. नाउ राइज एंड फॉल ये हमने वेव्स में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे ओशन वाटर के लेवल में राइज एंड फॉल हो रही है. मतलब पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, जिससे हम टाइड कहते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स, हाई टाइड एंड लो टाइड. Now the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides.
अब टाइड्स कैसे बनते हैं, तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा एक्सर्ट होता है अर्थ की सरफेस पे, तब टाइड्स बनते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोजेस हाई टाइड। जैसे मैंने आपको बताया था हाई टाइड्स और लो टाइड्स, तो मून का जो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से हाई टाइड्स बनते हैं। एंड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। जब सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं तब जाके हाईएस्ट टाइड्स होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून उसके शुरुआत और लास्ट, इट मीन्स के फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो ये पानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाता है और इसकी वजह से लो टाइड्स बनते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। अब नीप टाइड्स क्या है, आप ये फिगर में अच्छे से नोट कर सकते हो, फिगर 5.5, spring tides and neap tides. Now what are the advantages of high tides? High tides help in navigation. They raise the water level close to the shores. अब जो हाई टाइड्स है वो नेविगेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो शोर्स के ज़्यादा क्लोज आ जाता है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। एंड द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड की वजह से ज़्यादा फिशेस किनारे पे आ जाती है। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हाई टाइड की वजह से और राइज और फॉल की वजह से इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं। नाउ सी ओशियन करंट्स। व्हाट आर ओशियन करंट्स? इट इज़ द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। अब यहाँ ओशियन करंट में पानी जो है वो मूव करता है, यानी एक ही फ्लो में जब आगे बढ़ता है वो होता है ओशियन करंट, यानी एक पॉइंट पे ओरिजिनेट होके कॉन्स्टेंटली फ्लो करना। और ये जो पानी है वो कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जनरली द ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट्स जो होते हैं वो वार्म और कोल्ड दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। ये इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स की तरफ मूव करते हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। And the Labrador ocean current is called current, while the Gulf Stream is warm current. अब वार्म एंड कोल्ड करंट्स कौन से हैं? तो जो लैब्राडोर ओशियन करंट है वो कोल्ड करंट है एंड द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। जो ओशियन करंट है वो जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। एंड वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ पे जो प्लेस है वो जगह सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। ये जापान के अराउंड के जो सीज है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये बहुत ही यूजफुल है फॉर फिशिंग। एंड द एरियाज वेर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर। फॉग बन जाता है मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। आप जानते हो कि फॉग की वजह से नेविगेशन में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। जो फिगर 5.6 है ओशियन करंट का मैप है, यू कैन ऑब्जर्व इट योरसेल्फ। एंड हियर आवर चैप्टर इज completed. Revise it once again. Thank you.